बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब हम डोमेन और रेंज के इस टेबल को सामने रखते हुए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब हम फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग, ये पहला पार्ट है। इसकी अब हमने डोमेन निकालनी है। स्टूडेंट्स, इसको मैंने लेट इक्वेशन 1 कर लिया। y इज इक्वल टू 7 कोसाइन 4x, इसको इक्वेशन लेट 1 कर लिया। हमने 7 कोसाइन 4x की डोमेन एंड रेंज बतानी है। स्टूडेंट, जब भी साइन या कॉस की मुझे डोमेन बतानी होगी, निकालनी होगी, तो मैं इस स्टाइल में डोमेन को लिखूंगा और रेंज को इस स्टाइल में, यानी ये क्लोज इंटरवल की फॉर्म में रेंज को लिखूंगा। स्टूडेंट्स, जब भी हमने डोमेन करनी है क्वेश्चन नंबर 3 के किसी भी पार्ट की, तो हमने पहले क्या करना है, ये जो 4x एंगल है इसकी बजाय पहले हमने x एंगल लेना है, यानी हमने पहले स्टैंडर्ड फंक्शन लिखना है। ये जो फंक्शन है ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, यानी इनमें एंगल जो है वो x है। यानी हमने डोमेन पहले एंगल x के लिहाज से बनाकर लिखनी है, यानी पहले हमने इस पूरे 4x को एंगल x तस्वर करते हुए हमने डोमेन लिखनी है। स्टूडेंट्स, ये जो 4x एंगल है इसको थोड़ी देर के लिए आप x लेट करके डोमेन कोसाइन x की लिखेंगे, यानी स्टैंडर्ड फंक्शन के मुताबिक डोमेन लिखेंगे। तो कोसाइन x की जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये कोसाइन की डोमेन है। बट हमें तो कोसाइन 4x की डोमेन निकालनी है। सो डोमेन विद रिस्पेक्ट टू कोसाइन 4x, पहले हमने बेटा ये जो एंगल है x के लिहाज से डोमेन बनाई है, अब हम एंगल 4x के लिहाज से डोमेन बनाएंगे। तो यहाँ पे x पे ये कंडीशन है, यही कंडीशन अब हमने इस एंगल 4x पे बना लेनी है। तो डोमेन होगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, बीच में हमने x की बजाय क्या लिख लेना है, 4x। पहले हमने x पर कंडीशन बनानी है, फिर वही कंडीशन हमने 4x यानी गिवन एंगल पर लिख लेनी है। अब हमें डोमेन तो x की निकालनी है, यानी डोमेन x वेरिएबल को डोमेन कहते हैं। दैट्स वाई अब हमने यहाँ x बनाने हैं, तो 4 पर पूरे एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट्स, डोमेन x होती है, मुझे यहाँ x बनाना है, दैट्स वाई 4 पर डिवाइड कर लिया। इधर पूरे एक्सप्रेशन को, पूरी इनइक्वालिटी को 4 पे डिवाइड किया। माइनस इन्फिनिटी ओवर 4, ये 4x ओवर 4 यहाँ x बन जाएगा, और ये इन्फिनिटी ओवर 4। स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी को एक समंदर समझ लें। समंदर को किसी भी चीज पर डिवाइड कर लें तो वो समंदर ही रहेगा। समझाने के लिए ये जुगाड़ बता रहा हूं। तो माइनस इन्फिनिटी ओवर 4 दैट इज माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी ओवर 4 दैट इज प्लस इन्फिनिटी। सो हमारे पास जो डोमेन बनी गिवन फंक्शन की, जो डोमेन है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। स्टूडेंट्स, डोमेन इनपुट वेरिएबल x को कहते हैं। तो हमने इस गिवन वेरिएबल की डोमेन यानी x की डोमेन बना ली, x के लिहाज से डोमेन निकाल ली। तो डोमेन आई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, x लाई बिटवीन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। पहले हमने डोमेन विद रिस्पेक्ट टू x लिखी, स्टैंडर्ड फंक्शन का एंगल x है, x के लिहाज से डोमेन बनाई, फिर इसी एंगल को 4x के लिहाज से डोमेन में कन्वर्ट कर दिया, यानी हमने अब एंगल क्या ले लिया, बना लिया 4x के मुताबिक एंगल बनाया। वहां से फिर 4x के मुताबिक डोमेन बनाई, वहां से फिर x की कंडीशन निकाल ली। स्टूडेंट्स, ये जो एंगल 4x है इसको थोड़ी देर के लिए आप थीटा यानी एंगल थीटा तस्वर कर लें या एंगल x तस्वर कर लें। ये जो टेबल में है वैल्यू, ये एंगल x के साथ है, x की बजाय आप थीटा भी समझ सकते हैं, साइन थीटा या कॉस थीटा। तो ये जो गिवन फंक्शन के साथ यहाँ एंगल होता है टोटल एंगल, इसको थोड़ी देर के लिए थीटा या x तस्वर करके हम x के लिहाज से पहले स्टैंडर्ड डोमेन लिखते हैं, फिर x की कंडीशन को गिवन एंगल की कंडीशन में, इसी x की कंडीशन को गिवन एंगल की कंडीशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले हमने इसको 4x को थोड़ी देर के लिए लेट x बनाया, कॉफिशिएंट इग्नोर करना है। ये जो कॉफिशिएंट होता है लीडिंग कॉफिशिएंट, ये रेंज पर असरअंदाज होता है, तो हमने अभी कॉफिशिएंट नहीं लिखना, एंगल 4x की बजाय x लिखा,
एक्स पे कंडीशन लिखी, स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड टेबल के मुताबिक, स्टैंडर्ड फंक्शन के मुताबिक एक्स पे कंडीशन लिखी। अब इस एक्स की बजाय गिवन एंगल लिखना है 4x, फिर यही कंडीशन जो है ये 4x पे लिख दी, यानी गिवन एंगल पे लिख दी, और फिर यहां से हमने क्या x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। ये डोमेन हमारी बन गई। नेक्स्ट अब हमने गिवन फंक्शन की रेंज निकालनी है, तो हम पहले स्टैंडर्ड फंक्शन के मुताबिक रेंज निकालेंगे। स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फंक्शन के मुताबिक जब भी रेंज निकालनी है तो कोफिशिएंट 1 लिखना है। स्टूडेंट्स, जो एंगल होता है, एंगल का असर डोमेन पे पड़ता है, या डोमेन पे जो असर पड़ेगा वो एक्स का कोफिशिएंट, यानी यहां पे जो एंगल है उसके मुताबिक डोमेन पर असर पड़ेगा। जबकि ये जो शुरू वाला कोफिशिएंट होता है, लीडिंग कोफिशिएंट कह लें इसको, इसका असर रेंज पर पड़ेगा। तो पहले मैंने यहां पे कोफिशिएंट 1 ले लिया, 1 के मुताबिक मैंने रेंज लिखी, क्योंकि स्टैंडर्ड फंक्शन जो होता है उसकी जो रेंज है, स्टैंडर्ड फंक्शन में जो कोफिशिएंट 1 है, 1 के मुताबिक हमने रेंज लिखनी है। तो यहां पे कोफिशिएंट थोड़ी देर के लिए 1 बनाकर कोसाइन की रेंज लिखी। लेट y इज इक्वल टू कोसाइन 4x, 7 को इग्नोर कर दिया थोड़ी देर के लिए, कोसाइन 4x की रेंज। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कॉस फंक्शन की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -1 से 1। एंगल जो मर्जी हो, रेंज पर एंगल का असर नहीं पड़ेगा। एंगल का असर जो है, यानी एंगल के साथ जो भी वैल्यू होती है, ये जो एंगल होता है इसका असर डोमेन पे पड़ता है। एंगल का असर डोमेन पे पड़ेगा या पीरियड पे पड़ेगा। एंगल के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है उसका असर डोमेन पे पड़ेगा या पीरियड पे पड़ता है। लेकिन ये जो शुरू वाला कोफिशिएंट है फंक्शन का, ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है, इसका असर रेंज पे पड़ेगा, या बाद में मैं समझाऊंगा इसका असर एम्पलीट्यूड पे भी पड़ता है। लीडिंग कोफिशिएंट का असर दो चीजों पे पड़ता है, रेंज पे एंड एम्पलीट्यूड पे, जबकि एंगल के साथ जो अंदर कोफिशिएंट होता है इसका असर डोमेन पे पड़ता है एंड इसका असर पीरियड पे पड़ता है। तो मैंने पहले कोफिशिएंट 1 ले लिया, 1 कोफिशिएंट के मुताबिक ये रेंज बनेगी। लेकिन मौजूदा क्वेश्चन में कोफिशिएंट क्या है, 7, तो साथ मैंने 7 लिख लिया। 7 कोसाइन 4x, इसकी रेंज फिर क्या होगी, जब कोफिशिएंट 1 है तो रेंज ये है, जब कोफिशिएंट 7 होगा तो रेंज क्या होगी, फिर इसी रेंज को इस कोफिशिएंट से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 7 से। ये 7 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, 7 इंटू -1 -7, 7 इंटू 1 दैट इज 7, तो रेंज बन गई -7 से +7, इसको क्लोज इंटरवल कहते हैं। सो रेंज ऑफ 7 कोसाइन 4x, सो रेंज ऑफ 7 कोसाइन 4x, यानी रेंज ऑफ ये जो फर्स्ट गिवन फंक्शन है उसकी रेंज क्या होगी, -7 से +7, या रेंज ऑफ 1 मैंने लिख लिया, रेंज ऑफ फंक्शन 1 y बिलोंग्स टू दिस वन, इसका या इसका एक ही मतलब है। रेंज आउटपुट को कहते हैं, y को कहते हैं, जबकि डोमेन x को कहते हैं। तो डोमेन के लिए x पर कंडीशन निकालनी है, रेंज के लिए y पर कंडीशन निकालनी है। स्टूडेंट्स, थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जो x का कोफिशिएंट होता है वो डोमेन पर असर डालता है। चूंकि यहाँ पे -∞ और +∞ थे तो इस 4 ने असर इस पे नहीं डालना। लेकिन फर्ज करो यहाँ -∞ की बजाय कोई और नंबर होता, लेट यूं होता, थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए कह रहा हूं, तो फिर यहाँ पे जरूर ये 5 जो है, ये जो 4 है, ये इधर भी डिवाइड होता और इधर भी डिवाइड होता, फिर ये इस पर जरूर वैल्यू आपको कम नजर आती, यानी -5/4 और +5/4, तो फिर ये 5 पर या -5 पे फर्क पड़ जाना था। बट बेसिकली यहाँ पे नंबर -∞ है, तो बच्चों -∞ की वजह से ये 4 डिवाइड होने पे भी असर या फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पे जब भी कोई फाइनाइट नंबर होता है तो जब वो फिर जो x का कोफिशिएंट है उस पर असर या फर्क जरूर डालता है। स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, जब हमने डोमेन निकालनी है तो पहले थोड़ी देर के लिए 4x की बजाय एंगल x लेना है, एंगल x के मुताबिक डोमेन लिखी, फिर एंगल 4x के मुताबिक उसी डोमेन की जगह x की जगह हमने क्या लिख दिया, 4x लिख दिया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में एंगल x भी हो सकता है और थीटा भी हो सकता है। यहाँ पे हमने एंगल x लिया है तो x भी क्वेश्चन में वो दे सकता है
और थीटा भी दे सकता है। तो इस 4x पूरे एंगल को थोड़ी देर के लिए आप x तस्वर करते हुए यानी एंगल थीटा तस्वर करते हुए x पर डोमेन की कंडीशन लिखी, फिर 4x के मुताबिक जब एंगल x है तो ये कंडीशन बन रही है, जब एंगल 4x होगा तो x की बजाय यहां पे हम फिर क्या कर लेंगे 4x लिखकर कंडीशन बना रहे हैं। जब हमने रेंज लेनी है तो पहले हमने शुरू में एंगल वही रखना है, लेकिन शुरू वाला कोफिशिएंट 1 करके 1 के मुताबिक स्टैंडर्ड रेंज बनाई, क्योंकि स्टैंडर्ड फंक्शन जो है वो ये है, उसके मुताबिक कोफिशिएंट 1 है, लिहाजा रेंज -1 से 1 है। जबकि मौजूदा क्वेश्चन में कोफिशिएंट 7 है, तो फिर इस स्टैंडर्ड रेंज को 7 से मल्टीप्लाई करके हमने गिवन फंक्शन की रेंज बना ली। अब सारे इन तीनों पार्ट्स में यही पैटर्न चलना है। ये देखें, अब सेकंड पार्ट क्या है, इसमें कोसाइन फंक्शन का एंगल x/3 है। तो हमने क्या करना है, थोड़ी देर के लिए इस पूरे एंगल को हमने x तस्वर करते हुए यानी एंगल को हमने थीटा या x तस्वर करते हुए इस पूरे एंगल को पहले स्टैंडर्ड फंक्शन बनाया। थोड़ी देर के लिए हमने स्टैंडर्ड फंक्शन बनाकर स्टैंडर्ड फंक्शन की डोमेन लिखी, कोसाइन x या साइन x। जब एंगल x होता है ये टैन वगैरह का या सेकंड वगैरह का, तो इसको स्टैंडर्ड फंक्शन कहते हैं। तो पहले हमने स्टैंडर्ड फंक्शन लिखना है, एंगल x/3 की बजाय पहले x लिखकर स्टैंडर्ड फंक्शन के मुताबिक डोमेन लिखनी है। जब एंगल x है तो ये डोमेन है, अब x की बजाय क्या है x/3, तो इसी डोमेन को हमने x/3 के लिहाज से लिख लिया। सो लेट y इज इक्वल टू कोसाइन x किया, डोमेन ऑफ कोसाइन x वो ये है, नॉट डोमेन विद रिस्पेक्ट टू कोसाइन x/3। तो हमने अब इसको एंगल x/3 को x तस्वर करते हुए यही कंडीशन जो x वाली है, जब एंगल x है तो ये कंडीशन है, जब एंगल x/3 होगी, जब एंगल x/3 होगा तो यही कंडीशन हमने x/3 पे लिख ली, यानी x/3 को हम थोड़ी देर के लिए x समझ लेंगे, एंगल थीटा समझ लेंगे, तो x/3 पे ये कंडीशन बना ली। अब यहाँ पे हमने हमेशा फिर अंदर x बनाना है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि हमने डोमेन x पर कंडीशन फाइनली बनानी या निकालनी होती है, क्योंकि इनपुट वेरिएबल x जो होता है उसको हम डोमेन कहते हैं। तो हमने फिर x बनाना है, तो जो भी यहाँ x के साथ नंबर होगा उसको खत्म करना है। इधर 4 मल्टीप्लाई हो रहा था तो 4 पे डिवाइड किया, लेकिन यहाँ पे 3 नीचे डिवाइड हो रहा है तो 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे x लाने के लिए। तो क्या करेंगे, थ्रू आउट दिस इनइक्वालिटी इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो -∞ इंटू 3, यहाँ पे x रह जाएगा और इधर +∞ इंटू 3। थोड़ी देर पहले बच्चों मैंने बताया कि इन्फिनिटी जस्ट लाइक एक समंदर है, समंदर को मल्टीप्लाई किसी नंबर से करें या समंदर को किसी नंबर से डिवाइड करें, उसकी सतह पर उसकी वैल्यू पर असर या फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देख लें, अब यहाँ पे -∞ इंटू 3 ये -∞ बनेगा एंड +∞ इंटू 3 ये इन्फिनिटी बनेगा, तो हमारे पास डोमेन ये बन गई, ये डोमेन बन गई। सो गिवन फंक्शन की जो डोमेन है वो ये बन गई। इधर भी यही डोमेन बनी थी, इधर भी यही डोमेन है गिवन फंक्शन की, विच इज द डोमेन ऑफ 1। नेक्स्ट हमने रेंज निकालनी है। जब भी बेटा रेंज निकालनी है तो गिवन फंक्शन का जो एंगल है वो तो एज इट इज लिखना है। रेंज के लिए पहले गिवन फंक्शन का कोफिशिएंट 1 लेना है, 1 बनाकर हमने यूं समझ लें कि ये स्टैंडर्ड फंक्शन बन गया। कोसाइन एंगल जो मर्जी हो, एंगल x हो तो भी यही रेंज -1 से 1, एंगल x/3 हो तो भी यही रेंज। तो हमने एंगल तो गिवन फंक्शन वाला ही लिखना है, लेकिन कोफिशिएंट फिलहाल थोड़ी देर के लिए 1 लिया, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में भी कोफिशिएंट 1 है, इसलिए आगे हमने इसी की ही रेंज लिख लेनी है। रेंज ऑफ कोसाइन x/3 -1 से 1, यही रेंज आगे रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। अगर यहाँ 1 की बजाय क्वेश्चन में कोई और कोफिशिएंट होता, यहाँ 1 की बजाय 3, 4 होता, तो फिर इस रेंज को हम फिर उस 3 या 4 से मल्टीप्लाई करते, जैसे इधर 7 कोफिशिएंट था तो 7 से मल्टीप्लाई किया। मैं इन दोनों पार्ट्स को एक बार फिर समराइज कर रहा हूं। पहले हमने एंगल x/3 की बजाय x बनाकर x पे कंडीशन लिखनी है,
फिर उसी कंडीशन को हमने x/3 पे अप्लाई करके हमने फिर x बनाने के लिए जो भी इधर नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, ये हमारी डोमेन बन जाएगी। रेंज के लिए क्या करेंगे, एंगल गिवन ही लेंगे, लेकिन क्वेश्चन का थोड़ी देर के लिए कोफिशिएंट हम 1 लेकर के एंगल वही रखना जो गिवन क्वेश्चन में, क्योंकि एंगल का असर रेंज पे नहीं पड़ता, कोफिशिएंट का असर रेंज पे पड़ता है। तो स्टैंडर्ड फंक्शन बनाकर उसकी रेंज लिखी, साइन कॉस की रेंज सेम होती है, चाहे फंक्शन साइन है चाहे फंक्शन कॉस है। साइन कॉस की ये दोनों फंक्शन कॉस हैं, तो इनकी हमने पहले स्टैंडर्ड रेंज लिखी, लेकिन कोफिशिएंट अब जो भी होगा उसको उस स्टैंडर्ड रेंज से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई किया स्टैंडर्ड रेंज को, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो हमने फिर वही रेंज रख ली, बना ली। ये हमारा डोमेन और रेंज का ये तरीका साइन कॉस के वक्त। ये देख लें, अब साइन के लिए भी यही तरीकाकार है, पहले स्टैंडर्ड फंक्शन बनाया साइन एक्स के लिहाज से, फिर डोमेन लिखी एक्स पे, ये कंडीशन है। अब इधर एंगल क्या है 2x/3, तो वही कंडीशन एक्स की हमने गिवन एंगल के मुताबिक कंडीशन लिख ली 2x/3 पे। हमने यहाँ पे बच्चों x बनाना है, x बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कंडीशन हमारी डोमेन की निकल आई, गिवन फंक्शन की डोमेन मिल गई। अब हमने रेंज निकालनी है, पहले जो भी कोफिशिएंट है उसको नजरअंदाज करके कोफिशिएंट 1 लिखना है। यहाँ तो ऑलरेडी कोफिशिएंट 1 है, तो जो भी इसकी रेंज होगी वही गिवन की भी रेंज होगी। एंगल रेंज के वक्त वही रखना जो क्वेश्चन में है। हाँ, थोड़ी देर के लिए कोफिशिएंट को इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। लेट यहाँ पे 6 होता तो भी पहले मैं 6 को इग्नोर करके ये रेंज इसके मुताबिक लिखता, इसकी रेंज है -1 से 1। फिर देखा मैंने कोफिशिएंट क्या है, यहाँ तो ऑलरेडी कोफिशिएंट 1 है, लिहाजा यही रेंज रहेगी। रेंज को y की शक्ल में भी लिख सकते हैं। मैंने तमाम पार्ट्स में ये जो आखिरी लाइन है आपकी मर्जी है ये लिखें या ना लिखें, बट मैंने y की फॉर्म में रेंज को लिख दिया है, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन ये जो मैंने लिखा रेंज ऑफ गिवन फंक्शन 1 y बिलोंग्स टू दिस, रेंज ऑफ गिवन फंक्शन 1 is y belongs to this, range of given function 1 is, जो ये रेंज आएगी y belongs to this। ये आखिरी लाइन आपकी मर्जी है लिखें या ना लिखें, क्योंकि इनपुट जो है वो x होता है, वो डोमेन होती है, और आउटपुट जो होता है वो y होता है, y को हम रेंज कहते हैं। तो इनपुट को इन द फॉर्म ऑफ x वेरिएबल हम डोमेन में लिखते हैं, और आउटपुट वेरिएबल जो कि y है उसको हम रेंज की फॉर्म में यहां ऐसे लिखते हैं। स्टूडेंट्स, इन तीनों पार्ट्स को जब भी साइन कॉस आ जाए तो हमने क्या करना है, जो भी एंगल है थोड़ी देर के लिए एंगल को x सेलेक्ट करके डोमेन विद रिस्पेक्ट टू x पहले लिखी, फिर उस गिवन एंगल के मुताबिक उसी डोमेन को लिखा, और फिर x की वैल्यू निकालनी। x की वैल्यू निकालने के लिए जो भी यहाँ नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। ये डोमेन विद रिस्पेक्ट टू x आ गई है, x को ही हम डोमेन कहते हैं, गिवन फंक्शन की डोमेन मिल गई। रेंज के लिए क्या करना है, जो भी गिवन फंक्शन है, साइन कॉस की फिलहाल बात कर रहा हूँ, तो गिवन फंक्शन का ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है इसको थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज करके ये वाला फंक्शन लिखा, एंगल इसका सारा टोटल एंगल 7 लिखना है। फंक्शन का कोफिशिएंट 1 करके इसकी रेंज लिखी, साइन कॉस की रेंज हमेशा ये लिखेंगे, साइन कॉस की हमेशा ये रेंज है, ये रेंज लिखी। रेंज लिखकर फिर हमने जो भी गिवन फंक्शन का यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट है, शुरू में कोफिशिएंट है, इस रेंज को यानी -1 से 1 तक की जो रेंज है इसको फिर उस कोफिशिएंट से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको जो है फिर रेंज मिल जाएगी गिवन फंक्शन की। तो पहले 3 पार्ट्स जो हैं वो साइन कॉस के हैं, तो डोमेन और रेंज पहले 3 पार्ट्स की ये आप देख लें। पार्ट 4 है y = 7 इंटू कोटेंजेंट ऑफ π/2। आप इस एंगल को, पूरे एंगल को आप x सेलेक्ट कर लें, y = cot x। अब हमने cot x के लिहाज से डोमेन बनानी है, आप इस एंगल को थीटा लेट कर लो या x लेट कर लो। अब हमने
कॉट एक्स के मुताबिक डोमेन बतानी है। कॉट एक्स की स्टूडेंट्स ये डोमेन है, लेकिन मैं फाइनल आंसर को इस फॉर्म में लिखूंगा। मैं आंसर बनाने से पहले थोड़ा इजी फॉर्म बना लेता हूं। x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज नॉट इक्वल टू n पाई, यानी कॉट के वक्त x पर ये कंडीशन होती है x इज नॉट इक्वल टू n पाई। तो ये हमने डोमेन लिख ली विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स, बट गिवन एंगल क्या है, पाई बाई 2x। इट मीन ये x की बजाय ये वाली कंडीशन हम किस पे लिखेंगे, पाई बाई 2x पे। पहले x पर कंडीशन निकालते हैं, बनाते हैं, फिर उसी कंडीशन को गिवन एंगल की जगह लिख लेते हैं। x पर ये कंडीशन बनाई, अब इसी कंडीशन को x की बजाय गिवन एंगल पर लिख लिया, गिवन एंगल पे ये कंडीशन बना ली। लेकिन अब यहां से हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, पाई बाई 2 को इधर डिवाइड कर देंगे। ये पाई बाई 2 इधर n पाई के नीचे डिवाइड हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये पाई से पाई कट जाएगा, यानी इनफैक्ट n पाई ऊपर और यहाँ पे साथ 2 ओवर पाई, ये पाई पाई से कट जाएगा। तो x पे ये क्या कंडीशन बनी, x इज इक्वल टू 2n, x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 2n। ये कंडीशन हमारी डोमेन की है। यहां तक भी आंसर सही है, यूं भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये सेट बिल्डर नोटेशन में ही लिखना है, जैसे बुक में आपके टेबल के अंदर कंडीशन बनी हुई है, तो आगे फिर इसी बात को आप सेट बिल्डर नोटेशन में लिख लें। बार बार मैंने सेट बिल्डर नोटेशन में नहीं लिखा, पहले थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म या इजीएस्ट फॉर्म बनाइए, फिर फाइनल आंसर को आप यहां तक भी ठीक है, चाहे तो सेट बिल्डर नोटेशन में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर ये सवाल 1 नंबर का है तो फिर आप रफ में ऐसे ही करेंगे, और एमसीक्यू में जो डोमेन का आंसर होगा इस तरह का, वो देख लेना, ऑप्शन इस फॉर्म में या इस फॉर्म में टिक कर लेना। लेकिन अगर सवाल 4 नंबर का आए तो फिर आपने ये पूरा प्रोसेस करना है, यहां तक लिख लें या फिर सेट बिल्डर नोटेशन में फाइनल इसी डोमेन को मैंने ये लिखा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, एंड यूं वाला लिख लें, या आपकी बुक में ये वर्ड में भी a एंड लिखा हुआ है, एंड x इज नॉट इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू z। ये हमारा फाइनल डोमेन का आंसर है। डोमेन x पे कंडीशन होती है। अब रेंज के लिए क्या करना है, पहले गिवन फंक्शन का कोफिशिएंट 1 लेना, यानी स्टैंडर्ड फंक्शन की रेंज लिखनी है। तो रेंज ऑफ कॉट फंक्शन, टैन या कॉट की जो रेंज है वो वही रेंज हुआ करेगी जो साइन कॉस की डोमेन है। तो साइन कॉस की डोमेन या टैन कॉट की रेंज ये है, -∞ से +∞, ओपन इंटरवल। तो पहले आपने कोफिशिएंट 1 के मुताबिक रेंज लिखनी है, जैसे मैंने पिछले 3 पार्ट्स में बताया, कॉट पाई बाई 2x, यहाँ कोफिशिएंट 1 सपोज कर लें या कंसीडर कर लें, तो कॉट पाई बाई 2x, गिवन एंगल साथ लिखना है। तो कॉट पाई बाई 2x की ये रेंज है। अब गिवन कोफिशिएंट साथ लिखा, लीडिंग कोफिशिएंट वो क्या है, 7। 7 के मुताबिक इसी रेंज को 7 से मल्टीप्लाई करें, तो -∞ इंटू 7 दैट इज -∞, एंड +∞ इंटू 7 दैट इज +∞, साथ ये ओपन इंटरवल। ये हमारी इस गिवन फंक्शन की रेंज बन गई। अब 4 tan पाई x, इसको भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे, इसी लाइन पर, इसी मेथड से करना है। लेट पहले एंगल पाई x की बजाय x किया, tan x पे कंडीशन लिखी, tan x पे ये कंडीशन है, x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 इंटू पाई बाई 2। बट एंगल क्या है, पाई x, x की बजाय अब पाई x लिखा, सेम यही कंडीशन, इधर से हमने x पे कंडीशन निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो पाई को उधर डिवाइड करेंगे, ये पाई पाई से कट जाएगा, 2n + 1/2 मैंने डायरेक्ट आंसर लिख लिया। अब इसकी सेट बिल्डर नोटेशन लिख लें, ये चीज। अब हमने इस फंक्शन की, ये डोमेन थी, अब हमने इस फंक्शन की रेंज बनानी है। पहले हम कोफिशिएंट 1 लेट करके y इज इक्वल टू tan पाई x की रेंज लिखेंगे, रेंज जो अभी मैंने बताया। अब जो है कोफिशिएंट साथ क्या है, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये रेंज बन जाएगी जैसे कॉट की रेंज थी। सेकंड पार्ट, y इज इक्वल टू कोसेकेंट 4x, हमने थोड़ी देर के लिए कोसेकेंट x लिखा, 4x की बजाय एंगल x लिखा,
कोसेकेंट एक्स पे क्या कंडीशन होती है, जो कॉट की कंडीशन होती है वही कोसेकेंट की कंडीशन होती है। तो कॉट का जैसे क्वेश्चन किया था हमने, x बिलोंग्स टू आर सच दैट x इज नॉट इक्वल टू n पाई। अब फिर हमने 4x पर यही कंडीशन लिखी, 4 को उधर डिवाइड कर दिया तो ये हमारी कोसेकेंट की डोमेन बन गई। तो ये हमारी कोसेकेंट 4x की डोमेन बन गई। अब हमने इसकी रेंज लिखनी है। अब हमने y इज इक्वल टू कोसेकेंट 4x की रेंज लिखनी है। स्टूडेंट्स इसका ऑलरेडी कोफिशिएंट 1 है, तो कोसेकेंट 4x की वही रेंज होगी जो कोसेकेंट x की रेंज है। स्टूडेंट्स कोसेकेंट x की रेंज ये है, सेकेंट या कोसेकेंट की ये रेंज है, तो यही रेंज हमने इधर लिख ली क्योंकि यहाँ ऑलरेडी कोफिशिएंट 1 है। एंगल जो है वो रेंज पर असरअंदाज नहीं होता, जो गिवन फंक्शन का कोफिशिएंट है वो रेंज पर असरअंदाज होता है, चाहे एंगल x हो, चाहे एंगल 2x हो, चाहे जो मर्जी एंगल हो, रेंज पर एंगल का कोई असर नहीं पड़ता। मैंने शुरू में अभी बात बताई है, एंगल का कोई मर्जी कोफिशिएंट हो रेंज पर असर नहीं डालता। जो शुरू वाला लीडिंग कोफिशिएंट होता है वो रेंज को अफेक्ट करता है, वो रेंज पर असर डालता है। तो यहाँ ऑलरेडी कोफिशिएंट 1 है, तो इसकी ये रेंज होगी y लेस देन और इक्वल टू -1, ये रेंज होगी, दैट इज y लेस देन और इक्वल टू -1 एंड y ग्रेटर और इक्वल टू 1। इसका वैसे मैं मतलब बता लूं क्या मतलब है, यानी -1 से सारी वैल्यूज जो पीछे पीछे लेस देन -1 है, ये -∞ से -1 तक -1 शामिल है, और फिर 1 से आगे +∞ तक, 1 से आगे +∞ तक 1 शामिल है। 1 y ग्रेटर और इक्वल टू 1 मीन 1 से आगे +∞ तक सारी वैल्यूज, एंड y लेस देन और इक्वल टू -1 का मतलब है -1 से पीछे सारी -∞ तक वैल्यूज, जबकि -1 और 1 भी शामिल हैं रेंज में। तो ये सेकेंट या कोसेकेंट की रेंज है। तो हमने तमाम पार्ट्स की बेटा रेंज देख ली, कर ली, आपको इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत अच्छी समझ आई होगी।